गाजा में शांति की बातचीत हो गई है। 2 साल के युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। बच्चे अनाथ हुए, हजारों मौतों की नींद सोए, माओं की गोद सुनी हो गई, हजारों महिलाएं मौत की आगोश में सोईं, बुजुर्गों की लाशें बिछीं। लेकिन अंततः युद्ध विराम का ऐलान हो गया। खूब तारीफें बटोरी गईं, किसी की इसके लिए सराहना की गई तो किसी ने प्राइज की मांग उठाई। लेकिन सवाल बस ये नहीं उठाया गया कि जिन हजारों मासूमों की मौत हुई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने जोर देकर कहा है कि हाल ही में हमास और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गजा में हुए जनसंहार के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। सांचेज ने मंगलवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि शांति का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि अपराधियों को छूट दे दी जाए या पीड़ितों को न्याय से वंचित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलिस्तीनी पीड़ितों के लिए न्याय किसी भी युद्धोत्तर व्यवस्था का केंद्र होना चाहिए। सांचेज ने यह भी कहा कि गजा में जनसंहार के मुख्य कर्ताओं को न्याय का सामना करना ही होगा। उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना पर कहा कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जा सकता। पिछले साल नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने नेतन्याहू और उनके पूर्व युद्ध मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गजा में फिलिस्तीनियों पर युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। प्रधानमंत्री सांचेज ने यह भी पुष्टि की कि स्पेन द्वारा इसराइल नियंत्रित क्षेत्रों के लिए लगाए गए हथियारों का प्रतिबंध अब भी जारी है। उन्होंने कहा, यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि शांति की प्रक्रिया पूरी तरीके से स्थापित और सुदृढ़ नहीं हो जाती। यह बयान उस 20 बिंदु गाजा प्रस्ताव के बीच आया है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने पेश किया था और उसी के सहारे अब शांति के लिए भी डील हो चुकी है। इसमें इस्राएली बलों की चरणबद्ध वापसी है, कैदी अदला बदली है, मानवतावादी सहायता की व्यवस्था शामिल है। स्पेन ने सितंबर में घोषणा की थी कि वह आईसीसी के साथ मिलकर इस्राएल नियंत्रित फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करेगा। सांचेज ने इस्राएल के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें स्पेन के हवाई क्षेत्र को सैन्य सामग्री ले जाने वाली उड़ानों के लिए बंद करना, जनसंहार और युद्ध अपराधों में सीधे शामिल लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध और इस्राएली बस्तियों में उत्पादित वस्तुओं पर प्रतिबंध शामिल हैं। सांचेज ने कहा कि स्पेन भविष्य में शांति स्थापना और गजा में पुनर्निर्माण प्रयासों में भी भाग ले सकता है। उन्होंने यूरोप की गजा और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रति दोहरे मानकों की आलोचना भी की और इसे 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे काले अध्यायों में से एक करार दिया। गजा पर इसराइल के जनसंहारी हमले में अब तक कम से कम 67,913 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक मलबे के नीचे अब भी हजारों शव दबे हुए हैं, जो 2 साल से चल रहे इसराइल हमास युद्ध की भयावहता को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी अब इस मामले पर बनी है और न्याय के लिए दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अभी शांति लौटी है। 2 साल के बाद युद्ध थमा जरूर है, लेकिन इन 2 सालों तक गायब रहने वाला एक नाम अचानक से चर्चा में आने लगता है और फिर इस शांति प्रस्ताव का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। शांति प्रस्ताव में फ्रंट पर भले ही ट्रंप ने कमान संभाली हो, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल तुर्की राष्ट्रपति ने की। मिस्र के रिसोर्ट टाउन शर्म अल शेख में सोमवार को इतिहास रचने जैसा नजारा दिखा। एक मंच पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने गजा शांति सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस समिट में दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के नेता पहुंचे थे, लेकिन सबकी नजरें एक शख्स पर ठहर गईं। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगान पर। ट्रंप ने सम्मेलन के दौरान अर्दोगान की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे सख्त लोग ज्यादा पसंद हैं। शायद ये मेरी कोई व्यक्तिगत कमजोरी है। ट्रंप ने अर्दोगान को सख्त लेकिन शानदार नेता जरूर बताया और कहा कि गजा में शांति लाने की दिशा में अर्दोगान की भूमिका अहम रही। इस शांति सम्मेलन की एक और बड़ी खासियत थी वह नाम जो इसमें नहीं आया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी बुलाया गया था।
लेकिन वह शामिल नहीं हुए। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दवान ने नेतन्याहू के आने पर आपत्ति जता दी थी। रिपोर्ट में कहा गया, अगर नेतन्याहू को बुलाया गया तो अर्दवान का विमान शर्म अल शेख में नहीं उतरेगा। आखिरकार नेतन्याहू का दौरा रद्द हो गया और अर्दवान बिना किसी प्रतिद्वंदी के उस मंच के केंद्र में दिखे। एक समय ऐसा भी था जब ट्रंप अर्दवान के रिश्ते तल्ख हो चुके थे। ट्रंप ने उस वक्त अपने पहले कार्यकाल में अर्दवान को लिखे पत्र में कहा था, सख्त बनने की कोशिश मत करो, मूर्खता मत करो, मैं तुर्की की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता हूं। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका वही तुर्की के साथ बैठकर मध्य पूर्व की शांति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। एक तस्वीर कुछ महीने पहले ही आई थी जब तमाम मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप ने बैठक की। उस वक्त अर्दवान ट्रंप के ठीक बगल में बैठे हुए दिखाई दिए। तो सवाल यह उठता है, आखिर अर्दवान को इतनी अहमियत क्यों? बीबीसी की रिपोर्ट बताती है, गजा में जो प्रारंभिक शांति समझौता हुआ है उसमें तुर्की, कतर और मिस्र की भूमिका बेहद अहम रही। विशेषज्ञों के मुताबिक तुर्की और कतर ने हमास पर दबाव बनाया कि वो संघर्ष विराम को मंजूर करे। इसी वजह से ट्रंप की सफलता के पीछे अर्दवान की भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है। ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमैटिक डील नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी था। किसी भी तरह गजा में युद्ध बंद करवाना। मिस्र ने इस समिट में सभी पक्षों को बुलाया, हमास, ईरान और इसराइल तक को, ताकि मंच पर न्यूट्रल दिखे। लेकिन नेतन्याहू के आने पर अर्दवान की आपत्ति उनके घरेलू राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी मानी जा रही है। तुर्की के भीतर अर्दवान अभी भी खुद को इस्लामिक दुनिया की आवाज दिखाते हैं। ऐसे में वो उस मंच पर नेतन्याहू के साथ खड़े नहीं होना चाहते थे। हाल फिलहाल में अर्दवान और नेतन्याहू के रिश्ते बेहद खराब मोड़ पर दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हुए भी नजर आए थे। अमेरिका की नीतियों के उलट अर्दवान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। वे नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। उनके चीन से भी रिश्ते मजबूत हैं और पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर कोई बड़ा टैरिफ नहीं लगाया, जो ये भी बताता है कि दोनों के बीच कुछ तो नया समीकरण बना है। भू राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं अर्दवान को जियोपॉलिटिक्स की गहरी समझ है। गजा के मामले में गौर करें तो तुर्की और हमास के बीच लंबे वक्त से मजबूत ताल्लुकात हैं और तुर्की के अमेरिका और इसराइल से भी संबंध हैं। इतना ही नहीं, तुर्की अरब और यूरोप दोनों को साधता है और अर्दवान खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज भी उठाते रहे। वे बार बार इसराइल पर गजा में नरसंहार का आरोप लगा चुके हैं। वे खुद को एक वैश्विक स्टेटमैन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।